दोस्तों नमस्कार। आप सबका अल्टीमेट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जो वर्तमान परिस्थिति में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों वह विषय है भारत में संपन्न होने वाला 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। दोस्तों यह क्या है, यह कब से प्रारंभ हुआ और इससे संबंधित कौन सा ऐसा विषय है जो आपके जानने योग्य है, इन्हीं बातों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन यूं कि 2003 से प्रारंभ किया गया, लेकिन मैं अब आपको बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत से बाहर गए लगभग 5 करोड़ की आबादी जो भारत को अपने दिलों में सजाए हुए विदेशों में अपने हुनर के बल पर उन्हें आगे बढ़ा रही है, विदेश को संपन्न बना रही है, विदेशी लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रही है। दोस्तों ऐसे होनहार प्रवासियों के लिए, भारतीय प्रवासियों के लिए भारत में हर साल एक जो सम्मेलन होता है उसे हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहते हैं। दोस्तों प्रवासी भारतीय सम्मेलन हर साल अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन 2015 तक यह हर साल हुआ था। अभी 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है, जबकि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ था। दोस्तों मैं बता दूं कि यह प्रवासी सम्मेलन क्यों मनाया जाता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में, जब सन 2002 में एल एम सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी जो बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भारत की उस समय की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत से बाहर जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जहां वह विदेशों में भारी योगदान देते हैं, अगर किसी न किसी तरीके से उनको पुनः भारत के साथ जोड़ा जाए तो भारत को भी उनका योगदान बेहतर और महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत से बाहर उनकी पहचान जो बनी है वो अपने आप में अतुलनीय है, अनुकरणीय है। उसी को ध्यान में रखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सहमति जताया और पहली बार 2003 में नई दिल्ली में प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन संपन्न हो गया। दोस्तों यहां मैं बता दूं कि यह सम्मेलन क्यों कराया जाता है और यह सम्मेलन किस डेट को कराना अनिवार्य होता है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी को ही ध्यान में रखते हुए संपन्न किया जाता है। इस बार जो 18वां प्रवासी सम्मेलन हुआ है वह 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में संपन्न हो गया है। दोस्तों हर साल 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये 9 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है, इसको मैं व्याख्यान्वित कर दूं तो 9 जनवरी सन 1915 को मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्षों के प्रवास के बाद भारत के मुंबई शहर के अपोलो बंदरगाह पर उतर रहे थे। दोस्तों वह एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रवासी थे, जब वो भारत आ रहे थे तो भारत के लोग उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। दोस्तों कुछ लोग रिसीव करने पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, जिसके पास कोई सत्ता नहीं थी, जिसके मन में कोई शहंशाह बनने की लालच नहीं थी, वह व्यक्ति भारत तो आ रहा है, लेकिन क्या वह व्यक्ति भारत में इतने बड़े सत्ता को परिवर्तित करने के लिए अपनी अहम रोल निभा सकता है कि नहीं निभा सकता है। हालांकि उससे पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने कई चुनौतियों का सामना किए थे। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए रंग भेद के कानून के विरोध में सत्याग्रह किया था, उन्होंने भेदभाव के विरोध में सत्याग्रह किया था, उन्होंने कई चुनौतियों को पार करते हुए भारत लौटे थे। लेकिन भारत के लोगों के बीच में इसलिए भरोसा नहीं था क्योंकि जिस देश में दादा भाई नौरोजी, जिस देश में बाल गंगाधर तिलक, जिस देश में मोतीलाल जी नेहरू, जिस देश में लाला लाजपत राय अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, उसी देश में 45 वर्षीय एक नौजवान जो भारत आ रहा था, क्या वो भारत में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी के मन में
जो बैठ गई थी, महात्मा गांधी जो अपने मन में लेकर आए थे, वह शायद किसी को पता नहीं था। गांधी अपने मन में लेकर चले थे कि मैं भारत को आजाद कराकर ही मानूंगा। दोस्तों, उनके मन में, उनके विचारों में जो अहिंसक हथियार थे, उनके विचारों में जो विचारधारा, सत्य को बताने वाला जो विचारधारा था, जो सत्याग्रही होने की जो ख्वाहिश थी, दोस्तों ये सभी बातें महात्मा गांधी के मनों में चली आ रही थी। जब 1915 में पहली बार साबरमती में एक आश्रम की स्थापना उन्होंने किया, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं, वही अपना राजनीतिक विरोध का केंद्र उन्होंने बनाया। राजनीति की शुरुआत भारत में महात्मा गांधी वहीं से किए, लेकिन तब तक भारत के लोगों को यह पता नहीं था कि क्या वह साबरमती में स्थापित एक आश्रम भारत की आजादी का सिंबल बन जाएगा। दोस्तों तब तक तो महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो न वो महात्मा थे, न वो बापू थे, न राष्ट्रपिता थे, लेकिन दोस्तों अपने प्रयासों से वह महात्मा भी बने, बापू भी बने और राष्ट्रपिता भी बने। दोस्तों उन्हीं के इतिहास को हम याद करते हुए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन बुलाकर दुनिया भर के लोगों को जो भारतीय मूल के हैं उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं, उनकी योगदान को सराहते हैं, उन्हें भारत की संस्कृति और सभ्यता से पुनः जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इन्हीं प्रयासों के लिए इस बार जो सम्मेलन हुआ है वो भुवनेश्वर में हुआ है। उड़ीसा का एक शहर है भुवनेश्वर, वहां पे कराया गया है। और दोस्तों मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताऊं, इससे पहले कि आप हमारा स्लाइड देख लीजिए। और इस स्लाइड में मुख्य रूप से मैं 5 लोगों का फोटो लगाया हूं। पहले ये लोग जान लीजिए कौन है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लोग हैं, इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। पहले तो आप माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को देख रहे हैं। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं। तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। और चौथे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्रिस्टीना कांगुलो को देख रहे हैं, जो त्रिनाद द टबैको की राष्ट्रपति हैं। और चौथा जो फोटो है वह है आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी का। दोस्तों ये 5 लोगों का इसलिए महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में कंप्लीटली इस कार्यक्रम को बनाया गया है। दूसरा, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्रिस्टीना कांगोलो थी, जो त्रिनाद टबैको की राष्ट्रपति हैं। हालांकि इसमें यह उपस्थित नहीं हुई थी, वर्चुअली उन्होंने त्रिनाद टबैको से अपना स्पीच दिया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता सिंबॉलिक तौर पर किया था। तीसरा, गांधी के ही भारत आने पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है, इसलिए भी मैंने गांधी जी का फोटो लगाया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस 18वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया था दोस्तों, इसलिए इनका फोटो मैं लगाया हूं। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस सम्मेलन को समापन किया था दोस्तों, इसलिए भी उनका फोटो है। यह फोटो एक अपने आप में सिंबलिंग है, जिसको भी आप ध्यान पूर्वक रखेंगे। आगे मैं देखता हूं क्या है दोस्तों, आगे कह रहा है परिचय क्या है, तो मैं परिचय के तौर पे बता दूं, भारतीय प्रवासी जो दिवस है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि मैं बताया हूं कि क्यों मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2003 में हुई थी, यह भी मैंने आपको बता दिया है कि 2002 में LM सिंघवी साहब की रिपोर्ट आई थी, जिसके आधार पर 2003 से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। दोस्तों 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत लौट रहे थे और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग इन्होंने लिया था। दोस्तों इस वर्ष 18वां, ये याद रखना होगा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन 8 से 10, 18 भी होता है दोस्तों, जनवरी तक उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यहां देख सकते हैं उड़ीसा के कल्चरल को ध्यान में रखते हुए एक स्वागत सम्मेलन किया गया था, जिसमें लोगों ने इस सम्मेलन के सफल होने और प्रवासी भारतीयों को साथ में जोड़ने का एक छोटा सा इन लोगों की तरफ से
प्रयास था। यहाँ मुख्य बिंदु क्या क्या थी जो आपके प्रश्न के साथ जुड़ सकता है। 18वां सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनाद टबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी, जो वर्चुअली इस सम्मेलन में शामिल थी। 70 देशों के 5000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों इस पुरस्कार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। दोस्तों मैं बता दूं कि हर साल प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी दिया जाता है, और प्रवासी भारतीय पुरस्कार उन प्रवासी भारतीयों को दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्रों में लोग विशेष योगदान दिए रहते हैं, चाहे देश के भीतर योगदान दिए रहते हैं, चाहे दुनिया में योगदान दिए रहते हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि भारत की विकास गाथा में भी अपना छोटा योगदान दे सकें। दोस्तों मैं बता दूं कि 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति की तरफ से 27 हस्तियों को यह प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया है। 24 देशों के 27 लोगों को यह सम्मान, इस बार का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप स्लाइड देख सकते हैं, उसमें सभी लोगों का नाम पड़ा हुआ है। आगे देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम क्या थे। सम्मेलन और चर्चा, इस दिन विभिन्न विषयों पर चर्चा और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों 8 तारीख को अलग कार्यक्रम, 9 तारीख को 10, ये 3 दिन का जो बेहतर कार्यक्रम था, अलग अलग प्रकार के इसमें आयोजन किए गए थे, जिसमें कहीं कल्चरल प्रोग्राम को प्राथमिकता दी गई थी, कहीं भारत तथा प्रवासियों के बीच में बढ़ते योगदान को लेकर इस कार्यक्रम को समर्पित किया गया था, तो कहीं विकसित भारत के दौरान प्रवासी भारतीयों का क्या अपना अहम रोल हो सकता है, उन पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया गया था। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जब इसमें अभिभाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बात रखा था कि जो 5 करोड़ से अधिक भारत के लोग भारत से बाहर रहते हैं, अगर वो चाहें तो 2047 में जो भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, उस विकसित राष्ट्र में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि इस बार भारतीयों ने तय कर लिया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देना है। दोस्तों नेटवर्किंग, प्रवासी भारतीयों को भारत के व्यावसायिक और सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। दोस्तों जो कॉमर्शियल लोग हैं, जो व्यावसायिक लोग हैं, वो भारत के व्यावसायिक लोगों के साथ मिलते हैं। जो सरकारी अतिथि हैं वो भारत के सरकारी अतिथियों के साथ मिलकर विचार करते हैं, तथा भविष्य में एक ऐसी रूपरेखा तैयार की जाती है जिसको लेकर भारत तथा भारतीय प्रवासी एक साथ मिलकर देश को आगे बढ़ा सके और खुद को भी आगे बढ़ा सके, खुद को सिद्ध भी कर सके। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे थीम और मुख्य विषय क्या थे, ये अब काफी इंपॉर्टेंट होगा। प्रत्येक सम्मेलन की एक थीम होती है। 2025 के सम्मेलन नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। दोस्तों इस बार का थीम है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, अर्थात आप समझ सकते हैं नए भारत का निर्माण का सेंस ये है डिजिटल भारत, नए भारत का निर्माण का सेंस ये है आधुनिक भारत, नए भारत का निर्माण का सेंस ये है आत्मनिर्भर भारत, और नए भारत के निर्माण का सेंस ये है विकसित भारत। तो दोस्तों इस तरह के भारत में प्रवासी लोग क्या योगदान दे सकते हैं, इसी पर आधार बनाकर थीम को तैयार किया गया था। और मुख्य जो विषय है इस मुख्य विषय को आर्थिक विकास, स्टार्टअप, शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सहयोग को देने की बात कही गई थी। दोस्तों आर्थिक विकास आवश्यक है, स्टार्टअप आवश्यक है, शिक्षा स्वास्थ्य आवश्यक है, और भारतीय संस्कृति जो दुनिया भर में नाम कमाती है, भारतीय संस्कृति का दुनिया भर में एक अपना गौरव है, भारतीय संस्कृति दुनिया भर में एक छाप छोड़ी हुई है, उस संस्कृति को बनाए रखें, उस संस्कृति को सजाए रखें, उस संस्कृति को संरक्षित किए रखें। दोस्तों इस उम्मीद से भी मुख्य बिंदुओं में भारतीय सांस्कृतिक योगदान लेने की बात कही गई है। दोस्तों इस पिक्चर को मैं स्पेशल तौर पे इसलिए निकाला हूं क्योंकि ये जो इसका लोगो था वो ये था, आप देख सकते हैं ये लोगो आप है, लेकिन दोस्तों ये लोगो स्पेशल तौर पर एक चक्र पर, एक पहिए पर रखा गया है। दोस्तों ये पहिया उड़ीसा राज्य का एक ऐसा गौरव है, एक ऐसा प्रतिबिंब है जो भारत में उड़ीसा राज्य के कोणार्क मंदिर
का एक पहिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी के किनारे पर सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क का जो मंदिर है उसमें 24 पहिए लगे हुए हैं, 6 घोड़े उसको खींचते हैं। उस मंदिर की सांस्कृतिक कला और उसकी वास्तुकारिता अपने आप में अनुकरणीय है, अतुलनीय है। इसलिए भी आपको इस पहिए को आप समझ सकते हैं। और 24 घंटे को समर्पित यह जो पहिया है इसमें छोटे बड़े मिलाकर 16 प्रकार के तिलिये लगाए गए हैं जो 16 महाजनपदों को प्रदर्शित करते हैं। यह दोस्तों पहिया सूर्य को के 24 घंटे चलायमान की परिस्थितियों को भी इंडिकेट करता है। और आप सबको पता होगा कि जब भारत में G20 का सम्मेलन कराया गया था तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी इसी पहिए के सामने खड़े होकर सभी विदेशी मेहमानों का परिचय दे रहे थे, परिचय कर रहे थे। तो इस संदर्भ में भी इसका अपना एक महत्व है। इस पर भी आने वाले प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखते हुए आप इसको तैयार करेंगे। तो दोस्तों यह छोटा सा परिचय आपने देखा 18वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन पर। और यह वीडियो आपको कैसा लगा होगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।